हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2024 का सेट 6 समझाऊंगी और उसमें ए आई सेट है। ठीक है, इस सेट का नाम है ए आई सेट। ओके, तो खंड आ उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। तो जो पहला प्रश्न है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोग जानते होंगे कि इसका जो आंसर आता है वो 2 आता है। क्यों? देखिए, अगर जिसको नहीं पता है तो देखिए, जैसे कोई हमने ये वृत्त बना लिया, ठीक है। अब कोई बाह्य बिंदु है, सपोज ये बाह्य बिंदु हमने पी ले लिया। अब इस बिंदु से कितनी स्पर्शी खींच सकते हैं? तो एक स्पर्शी ये बनेगी और दूसरी स्पर्शी ये बनेगी, तो 1 और 2। ठीक है, ये 1 और 1 ये, बस 2 ही स्पर्शी बनती हैं इसकी। और अगर हम कुछ और खींचने की कोशिश करेंगे तो इससे नहीं बनेगा। मतलब एक वृत्त पर किसी एक बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्शी ही खींची जा सकती हैं। तो फिर इसका जो ये बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। तो हमें इसमें बताना है कि इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी। ठीक है, अच्छा सिंपल सा इसमें तरीका है कि अगर y अक्ष से दूरी निकालना है और एक हमें बिंदु दे रखा है, यानी कोई पॉइंट दिए हैं x y, तो जब y अक्ष से दूरी निकालना होगा, ठीक है, तो हम ये x वाला बताएंगे पॉइंट, और अगर x अक्ष से दूरी निकालना होगा तो ये y वाला पॉइंट बता देंगे। इसका मतलब इसका जो ये सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है इसमें से ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसको बनाकर भी समझा जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया यहाँ पर एक, ठीक है, इसको बना लिया अपना ये। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये तो 0 पॉइंट होता है, ठीक है, 0 होता है यहाँ पर। फिर यहाँ ऐसे 1 2 3 करके जाएंगे और हमको क्या 7,3 दे रखा है, तो 7 तो इधर बनेगा ना एक्स अक्ष की ओर, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि 7 यहाँ पर है। ठीक है, और 3 कहाँ होगा? 3 फिर यहाँ होगा, तो 1 2 3 फिर 3 मानते हैं कि यहाँ पर होगा। भाई 7 दूरी तो ज्यादा होगी ना, और 3 जो दूरी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूछा है कि y अक्ष से दूरी कितनी होगी, यही तो पूछा है। तो ये तो y अक्ष पर बिंदु है भाई, ये y अक्ष होता है, y एक्सिस। तो y अक्ष पर ये तो बिंदु है, लेकिन y अक्ष से दूरी पूछी है, तो दूरी हम इतनी दूर चलेंगे ना, क्योंकि तब तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, इतनी दूर हमें चलना होगा इसके लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो y अक्ष से दूरी है वो 7 है, क्योंकि हम 7 तक चलेंगे ना इस पॉइंट के लिए, क्योंकि तभी तो ये पॉइंट 7,3 हो पाएगा। इस पॉइंट के लिए y अक्ष से दूरी कितनी है? तो ये क्या है? 7। ठीक है, तो इसका जो ये सी ऑप्शन है फिर ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि P साइन थीटा, ठीक है, P साइन थीटा इज इक्वल्स टू Q कॉस थीटा, ये दोनों बराबर हैं, तो कॉसेक थीटा का मान होगा। और हमें क्या निकालना है? कॉसेक थीटा का मान निकालना है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझा देते हैं कि कैसे करना है। अब यहाँ देखिए, ये 3 वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये 1 वाला हो गया, ये 2 का हो गया सोल्यूशन, और ये 3 का है। वैसे आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नॉर्मली सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप फटाफट बस उसको टिक करिए और उसमें आपको OMR सीट मिलेगी, तो आप उस पर आपको गोले फिल करने हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाते हैं क्या है। P साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू साइन नहीं है, अच्छा इसको कट करके यहाँ लिखते हैं क्या, कि P साइन थीटा इज इक्वल्स टू Q कॉस थीटा है। ओके, ये है हमको, और हमें जो मान निकालना है वो निकालना है कॉसेक थीटा का। ठीक है, इसका मान निकालना है। अच्छा, इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है साइन थीटा, और जहाँ जो यहाँ कॉस थीटा लिखा है ना, ये बटे में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा। ठीक है, ये बटे में ले आए, क्यू तो यहीं लिखा रहेगा, और जो ये पी है, पी इसके बटे में ले जाएंगे। ठीक है, ये पी जो है इसके बटे में ले जाएंगे। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, ये क्या हो जाता है, टैन थीटा। भाई इसी को तो हम टैन थीटा बोलते हैं। तो टैन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है पी अपॉन क्यू, और अगर हम इसको ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लगाना चाहते हैं तो लंब टैन के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये लंब है और ये सॉरी, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो अगर ये लंब है ये आधार है तो हमें कर्ण निकालने की जरूरत पड़ेगी, तब तो हम कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको, रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, भाई लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास कितना है, क्यू है, यानी कि क्यू का स्क्वायर, और ये आधार कितना है, पी है, तो पी का स्क्वायर। अब इसमें पी आगे कर सकते हैं, क्यू पीछे कर सकते हैं, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो ये तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें चाहिए कॉसेक थीटा। ठीक है, हमें तो कॉसेक थीटा चाहिए, तो हम इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जानते हैं क्या होता है, के अपॉन एल, कर्ण बटे लंब, ये होता है कॉसेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, तो के लिए क्या, ये जो हमने अभी अभी निकाला है, यानी कि रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में एल, तो एल देखिए, एल क्या था हमारा, ये क्यू था, तो यहाँ पर क्या क्यू लिख देंगे। मे बी ये आंसर इसका होना चाहिए, तो इसमें से फिर ये ए ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि इसमें ही है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर रूट में है, बटे में क्यू लिखा हुआ है, तो इसका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और ये सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और कहाँ तक है, इसी प्रकार डैश 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 tan 88, tan 89, इसका मतलब यहाँ
87 होगा, उससे पहले 86 रहा होगा, तो ये 1 से लेकर के 89 तक पूरी सीरीज है tan की, और ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन का आंसर होता है ना, हमेशा 1 आता है, ठीक है, इसका आंसर तो हमेशा 1 आएगा, लेकिन कैसे मैं आपको करके फिर भी एक बार समझा दूंगी। वैसे ऑप्शन क्वेश्चन है तो आप इस तरह के क्वेश्चन देखिए और फटाक से उसमें 1 टिक कीजिए और आगे बढ़िए, लेकिन फिर भी मैं समझा रही हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 4 नंबर है, अब यहाँ लिखा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 88। तो मैं 88 से एक पहले वाला भी ले रही हूँ आपको समझाने के लिए, यानी कि 87 डिग्री, फिर tan 88 डिग्री और फिर tan 89 डिग्री। ठीक है, मैंने 3 यहाँ के लिए और 3 यहाँ के लिए, बीच में भी ढेर सारे होंगे पर वो हम लेंगे नहीं, वो छोड़ रहे हैं। ठीक, अब tan 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 89 डिग्री लिख सकते हैं। तब तो 90 में से अगर 89 घटाएंगे तब तो 1 बचा होगा। ठीक है, इसी प्रकार tan 2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 88 डिग्री। ठीक है भाई, या फिर डिग्री यहाँ लगा दें या फिर ऐसे दोनों के ऊपर लगाएं तो वो एक ही बात है। फिर tan और यहाँ 3, तो 3 का मतलब क्या, 90, और 90 में से कितना घटाया हो गया होगा 87 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमने 3 जो थे उनको ऐसे लिख लिया, और बाकी डैश 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 करके ये सारे भी इस तरफ लिख देंगे, क्या, tan 87 और tan 88। ठीक है, और tan 89 डिग्री, ये बीच में डैश 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 कर दिया हमने। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, भाई ये फार्मूला ही होता है हमारा, ठीक है, कि tan 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, तो ये कॉट थीटा होता है हमारा। अच्छा, तो अब ये तो इधर समझा दिया मैंने आपको, यहाँ देखिए tan 90 माइनस, और ये थीटा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉट, और ये क्या है 89 डिग्री, ये कॉट 89 डिग्री। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, कॉट 88 डिग्री। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, कॉट 87 डिग्री, क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हमें लिखते जाना है, और ये tan 90 हटता जाएगा यहाँ से, तो ये 3 हो गए। अब डैश 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 लगा के ये बाकी के 3 लिख देंगे। ये क्या है, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, फिर क्या है tan 89 डिग्री, ये हमने लिख दिए। अब यहाँ से क्या, हम जो है ये इस कॉट को क्या लिख सकते हैं, इस कॉट को लिख सकते हैं 1/tan 89 डिग्री। ठीक है, इस कॉट को लिख सकते हैं कि 1/8 tan 89 डिग्री। अब इस कॉट को भी लिख सकते हैं 1/tan 88 डिग्री। ठीक है, और इस कॉट को भी लिख सकते हैं 1/tan 87 डिग्री। इसी प्रकार बीच में और सारे आ जाएंगे, और ये वाले मतलब आधे लिखे जाएंगे इसमें से और आधे नहीं लिखे जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 87 डिग्री, और ये tan 88 डिग्री, और ये tan 89 डिग्री। इसका मतलब ये पहले वाले से पहला कटेगा। भाई देखो, ये बटे में है और ये कहाँ, ये ऊपर है, तो एक संख्या नीचे की और एक ऊपर की ऐसे कैंसिल होता चला जाता है। अब ये एक नीचे की, एक ऊपर की, एक नीचे की, एक ऊपर की, इसी प्रकार सारे कट जाएंगे, यहाँ वाला यहाँ से, यहाँ वाला यहाँ से, सारे के सारे कटते चले जाएंगे। तो भाई सब में 1 1 1 1 आएगा, तो 1 1 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 ही तो आता है, इसलिए इसका आंसर हमेशा एक ही आता है। ठीक है, तो फिर इसका जो ये डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए, अब जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि समीकरण 3x² + 5x - q = 0 के मूल बराबर हों तो q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब मूल बराबर होते हैं तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है d, ये 5 है, तो जो मूल बराबर होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट d निकालते हैं वो होता है b² - 4ac = 0। जब मूल बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² - 4ac 0 निकालते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें b की संख्या क्या, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे, क्या कि 5 का स्क्वायर -4 इंटू a, और a की वैल्यू क्या है 3 है, इंटू c, और c की वैल्यू क्या है माइनस का q, तो यहाँ पर माइनस का ये q लिख देंगे, और बराबर में क्या 0 लिख देंगे। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब बस यहाँ 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, और 4 यहाँ कितना 12, 12 q। अच्छा, ये जो माइनस लगा हुआ है ना, ये इस माइनस को प्लस करेगा, इजिकल्स टू क्या 0, यहाँ 12 q इजिकल्स टू ये 25 जब इस तरफ जाएगा तो भाई माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो गया माइनस का 25 हो गया। इसका मतलब q इजिकल्स टू -25, अब ये 12 अपॉन में लिख देंगे, तो q की वैल्यू जो आ रही है, जो q की वैल्यू आ रही है माइनस का 25 अपॉन में 12 आ रही है, तो ये इसका आंसर आया। इसका मतलब है इसका फिर जो ये ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्या माइनस का 25/12। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, समांतर श्रेणी -62 -59 और डैश 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 करके कहाँ 7 तक का क्या 11वां पद होगा, हमें इसका 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए -62 दिया हुआ है एंड माइनस का 59 दिया हुआ है एंड डैश 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 7 और 10 हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जो a है, a तो हम जानते हैं माइनस का 62 की फर्स्ट टर्म होता है। अब d कैसे निकालेंगे, d इसमें से ये घटा लो या फिर इसमें से ये घटा लो, d निकल आएगा। तो अगर 10 में 7 गया तो 3 आ गया, d हमें ऐसे पता चल गया। लेकिन अगर इसमें से घटाना हो तो कैसे घटाएंगे, तो माइनस का 59 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ये लिख देंगे
क्या माइनस का 62 लिख देंगे। तो माइनस का 59, ये 5 है, 59 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। तो 62 में से अगर हम 59 को घटाते हैं तब भी तो हमारा 3 आएगा। तो डी चाहे हम जहां से निकालें, अगर ये एपी सीरीज है तो डी हमारा हमेशा इक्वल ही आता है। तो डी की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब हमें क्या इसमें निकालना था, हमें निकालना था T11, टी 11वां पद। और टी 11वां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसमें हमें मान रखना है। a की वैल्यू हम जानते हैं क्या, माइनस का 62 होता है, प्लस n माइनस 1। अच्छा n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 11 है, तो क्या रखेंगे 11 माइनस 1, ठीक है। और d की वैल्यू क्या 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, हो गया माइनस 62। और यहाँ क्या भाई, यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 की जब 3 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब 62 से अगर हम 30 घटाएंगे तो माइनस का 32 बचेगा। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, माइनस का 32। तो इस 6 का फिर ये बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें लिखा हुआ है PE इक्वल्स टू 0.05। तो PE नॉट का मान होगा, जो ये बार लगा हुआ है इसका मतलब ये PE नॉट लिखा है, या फिर PE नहीं इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसका मान निकालना है। तो बस इसका मान निकालने के लिए क्या, कि इस संख्या को हमें 1 से घटाना होता है। ये जो संख्या है ना, इसको हमें 1 से घटाना होता है। तो इसका फार्मूला होता है, चलिए आपको यहाँ लगा के बताते हैं। तो ये PE अगर ये नॉट, ठीक है, PE नॉट का मतलब PE बार हमको निकालना है, तो 1 माइनस PE ये होता है, ठीक है, 1 माइनस PE होता है। अब 1 माइनस PE, BE का मान हमको क्या दिया 0.05, 1 में से घटाना है तो पहले 1.00 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद ही घटा पाएंगे इसको, ठीक है। या आप अगर कर सकते हैं नेचुरली बिना घटाए, ऐसे बिना लिख के घटाए, तो आप नेचुरली कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे तो घटा के लिख के कर लीजिए। यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में 5 गया तो कितना 5 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, तो 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, बस यहाँ 0 में 0 गया तो 0 बचेगा। इसका मतलब ये जो आ रहा है क्या 0.95, ठीक है। तो फिर इस 7 का जो ये डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक थैले में 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, ठीक है। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा इसका आंसर है, ठीक है। और इसको आपको टिक ही करना है, तो आप इसको लगाइए मत, कैसे कि लाल गेंदें कितनी है 3 है, और हमें प्रायिकता पूछी लाल गेंदों की, तो बस 3 तो ये हो गया। और कितनी कुल गेंदें हैं, तो कुल गेंदों की संख्या इसमें जोड़ लीजिए भाई, 3 लाल है और 5 काली गेंद है, तो 3 और 5 मिला के कितना 8 हो गया। और हमें लाल गेंदों की संख्या पूछी है, तो लाल गेंदों की संख्या बटे में कुल गेंदें, तो लाल गेंदों की संख्या 3 हो गई, और बटे में कुल गेंद पूछी है, तो कुल गेंद कितनी है हमारे पास 8 ही तो है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो आंसर आएगा 3/8, यानी कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या 3/8, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। भाई देखिए, ये आपको प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता बहुत ही सिंपल है, ये 8वां है। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिस्थितियां, ठीक है, यही तो लिखते हैं, या फिर अनुकूल परिस्थितियां लिख सकते हैं। और बटे में क्या कुल परिस्थितियां या कुल परिणाम ऐसे भी लिखते हैं, कुल परिणाम। तो अनुकूल, अब लाल गेंद हमको निकालनी है भाई, लाल गेंदों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की, ठीक है। तो यहाँ पर लाल गेंदें तो हमारे पास 3 ही तो है, और जो कुल गेंदें हैं वो 8 है, क्योंकि 3 लाल है 5 काली, तो कुल तो 8 हो गई, तो जिसकी प्रायिकता आएगी वो 3/8 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या लिखा है, चित्र में DE पैरेलल BE, जो DE है वो BE के पैरेलल है। अच्छा, DE यहाँ पर है और BE यहाँ पर है, ये दोनों पैरेलल हैं। जब हम जानते हैं कि दोनों पैरेलल होते हैं किसी ट्राइंगल में, तो ये वाली भुजा उसके बटे में ये वाली भुजा, और किसके बराबर होती है, इस भुजा के, और बटे में इस भुजा के, यानी कि AD बटे BD इज इक्वल्स टू AE बटे EC। ये एक फार्मूला टाइप हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक। तो अच्छा, हमें निकालना क्या है, हमें CE की माप निकालनी है। CE मतलब ये माप निकालनी है, बाकी 1 2 3 मापे तो हमको ऑलरेडी इसमें गिवन है, ठीक। तो चलिए माप निकाल लेंगे आराम से, तो लिखेंगे, तो इसको यहाँ साइड में लगाते हैं, छोटा सा सवाल है, यहाँ लग जाएगा शायद, ठीक करते हैं। ये नंबर 9 वाला है। अच्छा, चित्र छोटा सा बना लेते हैं। यहाँ ये D है, ये E है, ठीक है, DE है ये हमारे पास, और ये पॉइंट है A, यहाँ है B, और ये B है, ओके। ये पॉइंट है C, तो ये है 1.3, ये 1.5, और ये है 3.9, और ये क्वेश्चन मार्क है। तो बस हम क्या लिखेंगे, AD और बटे में DB, बटे में DB इज इक्वल्स टू AE बटे EC। तो क्या लिखेंगे, AE बटे में EC। अब बस हमें यही निकालना है, EC, या इसको CE भी बोल सकते हैं, CE या EC कुछ भी बोल सकते हैं, या इसको CE ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब AD की वैल्यू है 1.3 और DB की वैल्यू है 3.9, तो यहाँ लिख देंगे 3.9। अब AE की वैल्यू है 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5। CE ये है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, या फिर यहाँ x बना देते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह, ये भी ठीक है। अब ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 13 एकम 13, 13 तिया 39। अब x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो x की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो x हो जाएगा भाई 1x, तो x ही लिखेंगे। 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 15 तिया 45, यानी कि 4.5। तो जो x का मान आ रहा है, यानी कि जो CE का मान आ रहा है वो क्या 4.5 आ रहा है,
तो इसका फिर जो ये डी ऑप्शन है 4.5 ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र में ट्राइंगल MNL, तो ट्राइंगल दिया हुआ है MNL, ठीक है, ट्राइंगल हमको दे रखा है। फिर उसके बाद है एक ट्राइंगल और है PQR, तो ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, इसमें बोला है कि M और Q 70 डिग्री, ये वाला M 70 डिग्री है और इस वाले से ये जो Q है ये 70 डिग्री है। ठीक है, और जो MN है, MN यानी कि यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, और ML कहाँ है, ML ये है, ये हमें 4.5 दे रखा है। ठीक है, फिर बोला है जो PQ है, अच्छा PQ ये है, ये हमें कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, और QR ये है, 3 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में सही होगा, तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा परिणाम है जो सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। कैसे, हमें पता होता है कि जो एंगल होता है ना, वो एंगल, अब इसमें ये एंगल है, इसमें यहाँ एंगल, तो एंगल हमेशा बीच में लिखा जाता है। जैसे ये M है, तो M इसमें यहाँ भी बीच में M है, यहाँ भी बीच में M है, यहाँ भी बीच में M है, तो ये पहला तो देखें तो तीनों ही सही है। लेकिन दूसरे को चेक करते हैं, क्यू एंगल दे रखा है हमको, तो क्यू कहाँ पर है, अब क्यू तो यहाँ पहले है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ भी क्यू पहले है, ये भी गलत हो गया। यहाँ क्यू बीच में है। ठीक है, तो PQR, भाई इसमें क्या बनेगा, PQR होना चाहिए था, और इसमें क्या होना चाहिए था, NM और L ऐसे होना चाहिए था। तो इट मीन्स इसका ये C ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई हमें सीधे सीधे एंगल ही देखना होता है, तो ये एंगल जो है ये M है, M पर ही तो 70 बना है, यहाँ Q पर 70 बना है, तो हमें सीधे एंगल देखना है, तो एंगल यहाँ M है बीच में और यहाँ Q है, तो बस ये C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। ठीक है, तो हमें इसमें गोले का पृष्ठ निकालना है। अच्छा, गोले का पृष्ठ क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो गोले का पृष्ठ हम जानते हैं 4πr² होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अच्छा ये त्रिज्या नहीं, हमें व्यास दिया हुआ, हमें व्यास दिया हुआ है 1/2 व्यास दिया है। जब हम त्रिज्या निकालेंगे, जब त्रिज्या निकालेंगे तो जो व्यास है इसमें 2 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा, जो भी संख्या नीचे लिखी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर यूं कह सकते हैं जो भी लिखा है उसके बटे में 2 करेंगे, जब बटे में 2 करेंगे तो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या हो गई कितनी हो गई, 1/4। ठीक है, तो अब ये जो 4πr² है, तो ये 4π और r² r का मतलब क्या, 1/4, तो यहाँ 1/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, 4π और 1/4 को लिख देंगे 1/16। ठीक है, फिर 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो इसका मतलब यहाँ तो सिर्फ पाई बचा और यहाँ नीचे सिर्फ 4 बचा, 1 तो लिखेंगे नहीं, यानी कि π/4 आंसर आना चाहिए हमारा। तो इसका फिर जो ये बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्या, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 का कोण अंकित करता है। ठीक है, ये हमको त्रिज्या दे रखी है, ये हमको कोण थीटा दिया हुआ है, संगत चाप की माप होगी। अब चाप वाला फार्मूला लगा देना, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए, तो क्या लगाएंगे इसमें, θ/360 और यहाँ क्या 2πr। भाई हमें चाप की माप निकालनी, तो चाप की माप के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, बस इसमें मान रख देंगे। थीटा हम जानते हैं कि हमारे पास 30 डिग्री है और यहाँ 360 पहले से गिवन है, 2 लिख देंगे। पाई का मान रखना नहीं है, क्यों नहीं रखना है, क्योंकि जो इसमें आंसर आ रहा है ना, ये देखिए इसमें आंसर पाई में ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, और आर हमें क्या दे रखा है, आर का मान हमको 6 इसमें ऑलरेडी दे रखा है, कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 6 दे रखा है। बस अब यहाँ 0 से 0 कट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2, 2 छंगा 6, 6 एकम 6, फिर यहाँ पर भी 6 एकम 6, पूरा पूरा कट गया, केवल और केवल पाई बचा, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा वो पाई आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल इसका जो ये डी ऑप्शन है पाई सेंटीमीटर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। ठीक है, यदि OQ 12 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, ठीक है, तो हमें PQ की माप याद करनी है। तो चलिए लगाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मैं ये क्वेश्चन कई बार आपको लगा भी चुकी हूँ। चलिए लगाते हैं इसको। तो 13वां है ये, यहाँ पर सबसे पहले एक सर्किल बना लेंगे, गोला। ठीक है, वृत्त जिसको कहते हैं, गोला या वृत्त बोल सकते हैं, हालांकि इसको गोला नहीं बोलते, इसको हम लोग वृत्त ही बोलते हैं। तो अच्छा, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या हमको ये हमको 5 सेंटीमीटर गिवन है, त्रिज्या हमको ये 5 सेंटीमीटर पता है। ठीक है, और वृत्त का कोई एक बिंदु, तो वृत्त का बिंदु हम ये मान लेते हैं, वृत्त का कोई एक बिंदु, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा ये हो गई। ठीक है, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, ये O है और यहाँ Q है, ये P है, तो ये दोनों रेखाएं जो है आपस में मिल रही हैं। तो जो OQ है, OQ ये हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो PQ की माप याद करनी है, ये 12 सेंटीमीटर OQ हमको दे रखा है और हमें ये PQ, ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, इसमें ये तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, इसका मतलब फिर ये कर्ण हो गई, ये भुजा, ये भुजा तो कर्ण कहलाएगी। ठीक है, ये आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी, या फिर इसको लंब बोल सकते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं। तो मान लो हमें आधार निकालना है,
हम ये मान के चलते हैं हमको आधार निकालना है, तो क्या होगा, फार्मूला लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या, 12, 12 का स्क्वायर लिख देंगे बराबर एल, और एल हम मान लेते हैं कि 5, क्योंकि हम अगर हमने इसको एल माना है तो फिर 5 मानना पड़ेगा। 5 और ए तो हमें निकालना है, क्योंकि यही दूरी हमको निकालना है इसमें पी क्यू। ठीक, 12 का तो 144 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ क्या, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब 144 से अगर हम ये 25 घटा देंगे, भाई 25 यहाँ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या ए, और जो ये स्क्वायर है यहाँ जाके रूट ऑफ बन जाएगा, यहाँ से जो ये स्क्वायर है हटा देंगे तो रूट ऑफ बन जाएगा। अब अगर 144 से हम 25 घटाते हैं तो हमारा 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ 3 में 1 2 गया तो 1, 119 बच रहा है। तो आई थिंक इसका फिर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 13वें का जो ये डी ऑप्शन है 119 सेंटीमीटर, ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, संख्याओं 182 एंड 78। ठीक है, 182 है और यहाँ 78, उसका HCF होगा। तो HCF निकालना है तो किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं HCF, या हम तो डिवाइड मेथड से निकालते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 बार लगभग जाएगा, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15। हम घटा लेंगे, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचेगा 2, और फिर ये जो 78 है ना वापस से यहाँ पर लिख देंगे, तो ये लगभग 3 बार जा पाएगा। 6 का 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो HCF है वो हमारा 26 आ गया, तो हमने इस मेथड से निकाल लिया। तो ये HCF है ना, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डिवाइड मेथड से, क्योंकि इसमें ये थोड़ी ना कहा है कि आप किस मेथड से करें, भाई ये तो ऑप्शनल है, आपको आंसर पता होना चाहिए और फटाक से टिक करेंगे। तो 14वें का फिर ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो फिर आप नॉर्मल ये मेथड लगा लीजिए, क्या 182 करिए, और यहाँ क्या 78 है तो 78 लिख लीजिए। ठीक है, अब फिर यहाँ 182 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 से करेंगे तो नाम 18, 2 1 कम 2, 7 से करेंगे तो 7 1 कम 7, और 7 3 21। अब 13 से कर लेंगे, 13 1 कम 13। ठीक है, इसको करेंगे 2 से, 2 3 6 तो नाम 18, 3 से करेंगे 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 से करेंगे 13 1 कम 13। तो अब इसके जो गुणनखंड बन रहे हैं क्या, 2 गुणे 7 गुणे 13, और इसके गुणनखंड बन रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इनमें जो मैचिंग होता है, मैचिंग क्या, 13 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, तो 13 और 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप इस मेथड से करें और चाहे आप इस मेथड से करें, तो मुझे तो लगता है ये मेथड ज्यादा आसान होता है, क्योंकि 2 या 1 स्टेप में आंसर आ जाता है। तो आप इस मेथड से करें अगर आपको आता है तो, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप इसी मेथड से कीजिए, ये भी मेथड अच्छा है। तो जिसका बी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो जो बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है वो 3.5 दे रखी है। ठीक है, उसकी ऊंचाई यानी कि h दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें वक्र पृष्ठ निकालना है किसका, बेलन का, और हम जानते हैं कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है, क्या होता है, वो 2πr/h होता है। ठीक है, तो 2, अच्छा पाई का मान इसमें रखना नहीं है, क्यों, क्योंकि जो आंसर दिया है वो पाई में दिया है, तो एक बार आंसर पहले चेक कर लेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पाई को पाई रख देना है, और आर की वैल्यू 3.5, क्योंकि बोला है कि त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई हमको दी है क्या, 8.4। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, तो पाई तो ऐसे रहने देंगे। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, 2 पंचे 10, 2 3 6 और 1 7, यहाँ क्या, यहाँ क्या 7.0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8.4। अब पाई, और यहाँ क्या 7 की मल्टीप्लाई से कर दो, तो 7 चौके 28 और 7 अट्ठे 56, 57 58, यानी कि 588। तो यहाँ पॉइंट यहाँ पर लगेगा सिर्फ, क्योंकि ये जीरो थोड़ी ना हमने काउंट किया, तो पॉइंट सिर्फ एक अंक यहाँ पर लगेगा, तो 58.8 पाई, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो 15वें का जो ये डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही इजी है, क्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो हमें कोण दिया हुआ है, हमें त्रिज्या दे रखी है, हमें क्षेत्रफल निकालना है बस। तो सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे, क्या कि थीटा अपॉन 360 और क्या पाई आर स्क्वायर, और आंसर इसमें भी पाई में ही निकालना है। तो थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 60 और 360 यहाँ गिवन है, पहले से ही होता है। ठीक है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 4 है, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, 2 बार लिख दिया भाई, 4 का स्क्वायर करेंगे 2 बार लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 कम थे 36, यहाँ 6 आ गया, 2 से और कट कर लो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये तो 8 बन रहे हैं, नीचे 3 है और बटे में ये पाई है, बस ये आंसर आ गया हमारा। ठीक, तो कहने का मतलब है 16वें का फिर जो ये सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर होगा। विविधकर हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4 इसी से निकाला जाता है, बस उसी से करेंगे। तो यहाँ करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये निकालना है हमको, और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अच्छा, जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो यहाँ अगर ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से अगर इसकी तुलना करते हैं भाई, ये भी बराबर 0 मान लेते हैं, अगर इसकी तुलना करते हैं तो ए का मान कितना 1 भाई, ए के लिए 1 और बी का मान भी फिर 1, बी के लिए भी 1, लेकिन सी का मान क्या है, ये माइनस का 1, तो ये तीनों वैल्यू निकल के आ गई ए बी और सी की। ठीक, अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो जो बी है, बी कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, और ए यहाँ पर क्या, ए भी तो 1 ही है, और सी कितना है, सी -1 है, तो यहाँ माइनस का 1 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 4 की 1 से गुणा, फिर उसकी 1 से गुणा, तो 4 ही आ जाएगा, 4 और 1 मिला के 5 हो जाएंगे। तो 17 का जो ये बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, देखा समीकरण 1 - 4x + 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो हम जानते हैं मूलों का योगफल के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं भाई, अगर हमें मूलों का योगफल निकालना है तो क्या लिखते हैं, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक और बटे में क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगर ये फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि यही फार्मूला होता है अगर मैं मूलों का योगफल निकालना। तो अब इस समीकरण में देखिए कि x का गुणांक क्या है, तो x के आगे, यहाँ देखिए x के आगे क्या है, -4 लिखा हुआ है। ठीक है, x के आगे -4 है, तो x का गुणांक तो हो गया -4, तो अच्छा माइनस यहाँ पहले से, तो ये माइनस तो लगा रहेगा, और यहाँ क्या -4 हो गया, बटे में x स्क्वायर का गुणांक, और x स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या, ये वाला भाई, x स्क्वायर के आगे ये संख्या है, तो ये क्या है 4 है, यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो 4/4 कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस 18वें का फिर ये सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन ये सही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। तो इसका हमें माध्य निकालना है और छोटा सा सवाल है 1 नंबर का, इसलिए इसको प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे, फटाक से सॉल्व करेंगे। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे, फिर वर्ग चिन्ह लिखेंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं पहले क्या, कि वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर क्या, वर्ग चिन्ह, और फिर यहाँ पर बारंबारता, बारंबारता हो गया, और बारंबारता को हम लोग FI बोलते हैं, FI, और फिर यहाँ पर FI XI, बस ऐसे ही हमको इतना ही लिखना है, फटाफट से लिख लेंगे। और फिर यहाँ 0 से 10 दे रखा है, यहाँ 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40 दे रखा है, और 40 से 50 दे रखा है। अब इसके बीच में क्या 5 आएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 35 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ 45 आ जाएगा। ओके, तो जो हमें बारंबारता दे रखी है वो कितनी, 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, और यहाँ 6 है। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौके 20 और 15 सत्ते 105, यहाँ हो गया 105। 25 की 5 से गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। 35 की 8 से करेंगे तो 40, और 8 दिए 24, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, तो ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 6 पंचे 30, यहाँ 0, और 6 चौके 24, और 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, तो यहाँ आ रहा है 270। अब इनको जोड़ना है, तो 5 5 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 4, और जो 1 कैरी था 5 हो गया, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 का 0 हो जाएगा, फिर 2 कैरी हो जाएंगे, तो 1 1 2, तो 4 2 6, और यहाँ पर 8 है। अब इनको भी यहाँ पर जोड़ देंगे, 8 6 14, 14 5 19, 19 7 26, 26 4 30, तो ये 30 आ रहा है। अब इसको ना इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 800/30 कर देंगे तो ये कट हो जाएगा, यानी कि 80/30 आ रहा है। अब इसको ना इससे भाग कर देंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से भाग कर लेते हैं, या ऐसे ही डायरेक्टली निकाल लीजिए। तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेंगे 20, तिछाक 18, यहाँ 2 बचेंगे, पॉइंट लगा देंगे, फिर तिछाक 18, फिर ऐसे ही 6 बार जाता चला जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। हमें इसके माध्यक वर्ग बताना है, तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, बारंबारता भी हमको दे रखी है, संचयी बारंबारता बनानी होगी, तो फिर हम इसका माध्यक वर्ग निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और यहाँ 40 से 50, ये लिख लिया हमने। और इसका जो बारंबारता है वो है 8, फिर 6, फिर 11, फिर 18, और फिर यहाँ पर 6। ठीक है, तो अब संचयी बारंबारता 8 लिखा जाएगा, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 11 जोड़ेंगे 25, 25 में 18 जोड़ेंगे तो 43, 43 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी संचयी बारंबारता निकल के आ गई। अब जो n की वैल्यू है वो 49 है, अगर हम n/2 निकालते हैं तो 49/2, 49/2 का मतलब यहाँ पर क्या 24.5। अब 24.5 कहाँ, इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा भाई, इससे तो बड़ी संख्या है लेकिन इसके अंतर्गत आएगा, तो मतलब ये। ठीक है, ये जो हुआ 20 से 30, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ
ये 20 से 30, तो इसका मतलब इसका जो ये बी ऑप्शन है 20 से 30, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब खंड बा है वर्णात्मक प्रश्न, तो इसमें है नंबर 21 है कि सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें का से लेकर के यहाँ चा तक के प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, तो जो इसमें पहला प्रश्न है का है यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो बिंदु हमें दे रखे हैं, बिंदु हमें दिए हैं x1 y1। ठीक है, पहले x1 y1 मानेंगे और x1 y1 हमको दे रखा है x, 5, फिर x2 y2 मानेंगे और x2 y2 हमको दे रखा है 2, -3। ठीक है, ये कुछ नहीं है, यहाँ 2, -3 है। अच्छा, और हमें जो दूरी दे रखी है d, दूरी को d से डिनोट करते हैं, वो 17 मात्रक हमें दे रखा है, 17 मात्रक। ठीक है, ये हमको दूरी दे रखी है। अब हमें क्या कहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दूरी d बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे। और दूरी की जगह पर हमें कितना 17 मात्रक लेना है, तो यहाँ तो 17 लिख देंगे। अच्छा, जब ये रूट ऑफ यहाँ से हटेगा तो यहाँ जाके क्या स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ भी हमने हटा दिया। अब x2 - x1, ठीक है, तो x2 - x1 का मतलब ये है कि ये x2 है यानी कि 2। ठीक है, ये कुछ भी नहीं, 2, और ये क्या माइनस का x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 - x, इसका होल स्क्वायर प्लस, और ये रूट ऑफ तो हम पहले ही यहाँ स्क्वायर बना चुके हैं। फिर y2 - y1, और y2 क्या है -3, और यहाँ क्या -5, तो -3 और माइनस, अच्छा माइनस तो यहाँ पहले से है, तो -3 और -5, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, अच्छा जो ये स्क्वायर होते हैं ना, ये आप याद रखिए। क्यों याद रखिए, क्योंकि पेपर में ये आपको ना बहुत काम आने वाले हैं। जहाँ पर स्क्वायर आ जाए आप वहाँ पर तुरंत लिख सकते हैं, यानी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो ये स्क्वायर है वो याद रखिए, कम से कम 1 से लेकर के 20 तक। ठीक है, अब यहाँ टू माइनस एक्स तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 और इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 289, और जो ये 8 है, ठीक है, इसको तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस, अच्छा जो ये माइनस है जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, और जो इसका स्क्वायर था ये तो पॉजिटिव हो गया, तो वो लिखेंगे नहीं। फिर यहाँ 289 माइनस का 64, और ये 2 - x का स्क्वायर ऐसे ही अभी लिखा रहेगा। अब 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 8 में 6 गया तो 2 बचेगा, और 2 ही ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ 2 - x और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, जो स्क्वायर है अब यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ रूट ऑफ के रूप में लगा देते हैं। ठीक, फिर दोस्तों जो 25 है वो 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 - x की जो वैल्यू आ रही 15, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 - x बराबर 15। ठीक है, 2 - x बराबर 15। तो अच्छा, यहाँ एक चीज और करते हैं कि ये प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि जो रूट ऑफ से कोई वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस दोनों में आती है। तो यहाँ तो ये एक बार 15 और फिर दूसरी बार क्या 2 - x, और एक बार क्या माइनस का 15, एक बार प्लस का 15 लेंगे इसके साथ, और एक बार इसी के साथ माइनस का 15 लेंगे। तो ये प्लस का 15 इसके साथ और इसके साथ माइनस का 15, तो माइनस का x बराबर 15, और यहाँ जो 2 है 2 यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का x बराबर 15 में से अगर हम 2 घटाएंगे 13 बचेगा, तो x बराबर, अब जो ये माइनस है इस तरफ आ जाएगा, यानी कि माइनस का 13। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस की 13 आ रही है। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, तो माइनस का x बराबर यहाँ क्या माइनस का 15, जो जब 2 यहाँ जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, तो माइनस का x बराबर माइनस का 17, और फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर 17। ठीक है, तो हमें दूरी पूछा था, तो यहाँ क्या लिख देंगे दूरी। अच्छा, इसमें 2 आंसर आ रहे हैं दूरी के, तो एक तो 13 हो सकती है, ठीक है, माइनस की 13, और दूसरी दूरी जो आ रही है 17, तो हमें दोनों ही आंसर लिखने हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये x के मान आ रहे हैं, तो यहाँ पर x भी लिख सकते हैं ऐसे करके। नहीं, दूरी नहीं पूछा था, यहाँ दूरी नहीं लिखना था। ओके, क्योंकि हमें तो x का मान पूछा था ना, तो फिर x का मान, दूरी तो हमको ऑलरेडी उसमें दे रखा था, तो यहाँ x लिखना था। ओके, तो x का मान -13 और 17 यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, तो ये आंसर हो गया। अच्छा, लेकिन इसके आंसर में ना, तो ये 21 का जो आंसर है इसमें -13 और 0.17 लिखा है, जबकि यहाँ पॉइंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ कॉमा लगा होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर क्या खा लगाते हैं। तो खा में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर खा है यदि बिंदु 1, 4 ए और -2, ठीक है, फिर उसके बाद -3 और 16 संरेख हैं, यानी कि तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो फिर ए का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है, हमें इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसके लिए फार्मूला होता है कि अगर तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो इनसे बनने वाला जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसमें यही फार्मूला हमको लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका खा कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे आंसर 22 का कौन सा खा पार्ट है ये। ठीक है, सबसे पहले हमें बिंदु लिखेंगे, कौन कौन से बिंदु दिए हुए हैं। तो बिंदु हमें दिए हैं, अच्छा इसको x1 y1 मानते चलेंगे। तो x1 y1 हमको दिया हुआ है 1, 4, ठीक है। और x2 y2 हमको दिया हुआ है a, -2, ठीक है। और तीसरा जो बिंदु हमको दिया हुआ है x3 y3, ठीक। तो यहाँ कॉमा लगा देते हैं। x3 y3 दिया है -3 और 16, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या a की वैल्यू, इस a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि यदि तीनों, ठीक है, तीनों मतलब ये और ये, ठीक है, तीनों मतलब ये। तो यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे बनने वाला क्षेत्रफल, ठीक है, तो इनसे जो बनने वाला क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 0 होगा, 0 होगा। तो ये हमें पहले लिखना होगा, जब हमें संरेख प्रूफ करना होगा उस कंडीशन में पहले ये लैंग्वेज हमें लिखनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2, ये फार्मूला होता है, ठीक है, 1/2। और यहाँ क्या x1 y2 -y3, ठीक है, ये y है, ओके, प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। तो ये फार्मूला होता है और इक्वल्स टू 0, ये त्रिभुज का फार्मूला होता है। और इक्वल्स टू 0 जब हमें ये 3 पॉइंट दे रखे होते हैं, ठीक है। तो फिर हमने यही लिखा कि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो इनसे बनने वाला क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये जो क्षेत्रफल है ये 0 हमने दिखा दिया। अब बस इसमें मान रखना, सारे मान हमको पता है, ठीक है। तो 1/2 तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब x1, अच्छा इसमें x1 क्या है, x1 की वैल्यू कितनी, 1 है, तो बस 1 लिख देंगे। फिर y2 -y3, और y2 क्या है, y2 -2 है भाई, ये y2 है, ये y2 -2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2 और माइनस लगा लेंगे। अब y3, अच्छा y3 यहाँ पर कितना 16 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 16, ठीक, प्लस x2। अब x2 हमारा क्या a है भाई, x2 की वैल्यू a, तो a लिख देंगे। फिर y3 -y1, तो y3 कितना 16 है, यहाँ 16 लिख देंगे, -y1, और y1 हमारा क्या ये 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, प्लस x3। अब x3 कितना है, -3 है, तो यहाँ -3 ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे x3 के लिए, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाएंगे y1 -y2, और y1 हमारा कितना है, यहाँ पर 4 है भाई, ये 4 बना हुआ है, ठीक है। y1 कितना 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, -y2, और y2 हमारा कितना -2 है, और यहाँ माइनस पहले से, इसलिए इसको प्लस कर देंगे, ठीक, बराबर में क्या 0 लिख देंगे। तो अब 1/2, अब यहाँ -16 और -2 मिला के -18 हो जाएंगे, और -18 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -18 ही यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक। अब यहाँ 16 में से अगर 4 घटाएंगे, ठीक है, 16 में 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा, और 12 की जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12a, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और 2 मिला के कितने हो जाएंगे 6, और 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, लेकिन जो ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो माइनस का कितना 18 हो जाएगा। तो ये हमने इतना कंप्लीट कर लिया, बराबर में क्या 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, जो ये 2 है, 2 इस 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बन जाएगा, यानी कि 2 वाला ये टर्म भी हम खत्म कर दे रहे हैं। फिर क्या बचेगा, -18 और -18, तो -36 और +12a, ठीक है भाई। ये 2 जो है इस 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बन जाएगा। उसके बाद जो ये 1 है, 1 अगर बटे में आ जाएगा, या फिर 1 से अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही संख्याएं आ जाएंगी भाई। 1 बचेगा तो 1 से अगर 18 18 36 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 ही रहेगा, और 1 की अगर 12a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही रहेगा। तो ये वाला पोर्शन पूरा खत्म कर दिया हमने। यहाँ क्या बराबर में 0 बचा, तो अब 12a बराबर, और 36 जब इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ लिख देते हैं a बराबर 36, जो ये 12 है ये बटे में आ जाएगा, कट कर देंगे, 12 3 36, तो a बराबर 3। बस ये आंसर हमको लाना था, a बराबर 3, और ये आंसर आ गया, ओके। तो अच्छा इसका जो ये नंबर है ये गलत पड़ा, यहाँ 21 का खा ये है, ठीक है, यहाँ ये 21 है, ये 2 है, और ये 1, ये 21 का खा था। अब 21 का गा पार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इस 21 का ये गा पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि 1 + sin θ अपॉन cos θ,
प्लस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए था? 2 सेक थीटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो लिखा है सिद्ध कीजिए, और किसको हमें सिद्ध करना है? 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस यहाँ कॉस थीटा है बटे में 1 प्लस साइन थीटा है, और ये किसके बराबर आना चाहिए? 2 सेक थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो अच्छा, इसमें ना इन दोनों को एलसीएम के रूप में ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये पूरा ही एलसीएम आएगा। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। तो जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा और इसका क्या, होल स्क्वायर, प्लस ये कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब इसका फार्मूला खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 तो ये हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं। बी, और बी का मतलब क्या है? साइन थीटा। तो ये हो गया, प्लस यहाँ क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये 1 और ये साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको एक पास लिख देते हैं। क्या कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या है? 2 साइन थीटा बटे में है कॉस थीटा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब 1 प्लस, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये खुद ही एक फार्मूला बना देता है, यानी कि यहाँ पर फिर से 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा और बटे में क्या है? कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ लगाते हैं, 1 और 1 मिला के 2 बन जाएंगे। ठीक है, और ये 2 साइन थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर यहाँ क्या, कॉस थीटा और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा। फिर अब इन दोनों से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करते हैं। इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा। भाई यहाँ से भी 2 चला गया, यहाँ से भी 2 चला गया, तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ सिर्फ साइन थीटा बचेगा। जो नीचे बट्टे में लिखा हुआ है वो भी लिख देंगे, कॉस थीटा और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा। अब ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा? 2 कॉस थीटा। तो जब कॉस थीटा को हम ऊपर ले जाएंगे तो वो सेक बन जाता है, क्योंकि सेक थीटा ही तो होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बस ये हमारा प्रूफ हो गया, और ये क्या है? हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये प्रूफ्ड हो गया। ओके, अब ये 21 का घ नंबर है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो हमें संचयी बारंबारता और बनानी होगी, तो जो है फिर माध्यक इसका ज्ञात करेंगे। तो चलो फिर लगाते हैं इसको। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर नंबर 21 का घ पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या, वर्ग अंतराल। यहाँ से लिखते हैं क्या, वर्ग अंतराल। फिर उसके बाद बारंबारता, और यहाँ क्या, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को CF बोला जाता है, बारंबारता को F बोलते हैं। तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हमको दे रखा है वर्ग अंतराल। ठीक है, अब बारंबारता, बारंबारता हमको दे रखी है 6, 9, यहाँ 20, यहाँ 15 और यहाँ 9, ये हमको बारंबारता दे रखी है। तो अब क्या लिखेंगे इसकी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे, पहले यहाँ 6 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 20 जोड़ेंगे तो 35, और 35 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 50, और 50 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो हमारा निकल के आया है ये क्या है, ये n है। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं स्केल के द्वारा। तो पहले इसको स्केल के द्वारा कंप्लीट कर लेते हैं।
तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो ये 59 है, ये क्या है, ये n की वैल्यू है, तो यहाँ से लिखते हैं n बराबर क्या 59, लेकिन हमें तो n/2 चाहिए होता है, तो n/2 क्या हो जाएगा 59/2, और 59/2 का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर भाई, 2 दूनी 4 और दुनाम 18 और 2 पंचे 10, तो 29.5। ठीक है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 29.5 आएगा। अब जो ये 29.5 है ये कहाँ पर, ठीक है, आएगा, तो ये 15 से तो बड़ा है, तो 15 तो नहीं ले सकते, फिर ये संख्या हम लेंगे, यानी 29.5 यहाँ पर आएगा। तो बस इसके जस्ट सामने देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये f कहलाएगा, और इसके जस्ट ऊपर ये संख्या क्या CF कहलाएगी, और इसके जस्ट सामने यहाँ आ जाएंगे तो ये क्या हमें लोअर लिमिट मिल गई। ठीक है, ये हमें लोअर लिमिट मिल जाएगी। अब बस सारी चीजें हमको पता है, यहाँ पर लिख लेंगे क्या क्या, L हमें पता है 20 है, ठीक है, F का मान भी 20 है यहाँ पर, ठीक है, और CF का मान 15 है यहाँ पर, और वर्ग अंतराल यानी कि जो वर्गों के बीच का अंतर है h हमें वो भी चाहिए, तो यहाँ पर 10 आएगा, क्योंकि 50 में अगर 40 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा। ठीक, अब यहाँ फार्मूला लगा देंगे, तो क्या यहाँ से लिखते हैं कि माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F, ठीक है, और मल्टीप्लाई में h, तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब इसमें मान रखेंगे, तो L का मान कितना है 20 है, प्लस n/2 हम सीधे लिख लेते हैं कि 59/2 और माइनस CF, और CF की वैल्यू हमने निकाली है 15, तो यहाँ 15 लिख लेंगे, और अपॉन में F, और F की वैल्यू है 20, यहाँ 20 लिख देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना h लिख देंगे। अब ये 0 से 0 तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक, तो यहाँ 20 प्लस, और यहाँ इसके नीचे 1 मान लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तो 59 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 15 दूनी 30, तो यहाँ 30 हो जाएगा, और जो ये 2 बटे वाला है ये भी यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है, तो फिर लिखेंगे 20 प्लस, अब ये जब इसमें से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 9 और 2 29 बचेगा, अपॉन में कितना 4 है, तो 20 प्लस, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 सत्ते 28, तो 7 बार गया, पॉइंट लगा देंगे, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, अब 20 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, 27.25, तो ये आंसर आ रहा है क्या, माध्यक बराबर 27.25, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका जो ये आंसर दिया हुआ है घा का 27, तो मिसप्रिंट छपा हुआ है, यहाँ 27.25 आएगा, ठीक है। अब 21 का ये अड़ा पार्ट है, संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लगाते हैं, चलिए, तो यहाँ हमने ये सवाल लिख लिया है, और इसमें सबसे पहले 2 से करते हैं इसको डिवाइड, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है, फिर 2 से यहाँ 23 आ रहा है, 23 1 जा 23, ये पूरा हो गया। अब इसको भी कर लेते हैं, तो 2 से ही करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 3 से करते हैं, 3 4 3 8 जा 24, और 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब 85 85 17 के टेबल में आता है, तो 5 से कट होगा, पहली बात तो ये, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, ओके, और 17 से होगा, 17 1 जा 17, तब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम यही निकाल देते हैं, तो एलसीएम जो आएगा वो इसका क्या आएगा, सबसे पहले जो 92 है, 92 के जो फैक्टर हुए थे क्या हुए थे, 2 की घात 2, भाई यहाँ 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ 2 की घात 2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 510, इसमें पूरा लिखना है, 2 लिखना है, 510 मैंने गलत लिखा है, अब ये सही हो गया। अब यहाँ पर 2 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई 3 लिखना है, मल्टीप्लाई 5 लिखना है, मल्टीप्लाई 17 लिखना है। अब जो अधिकतम संख्या हमें मिलेगी वही इसमें लिखते हैं, तो अधिकतम 2 की घात 2 है, तो यहाँ 2 की घात 2 लिख लेंगे, अब ये नहीं लिखेंगे। अब यहाँ 23 भी लिख लेंगे, फिर ये 3 और ये 5 और ये 17, ये सारी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ तो 4 हो गया, यहाँ 23 ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर यहाँ 15 लिख देंगे, और 15 यहाँ क्या 17 लिख दिया हमने। अब सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 23 की अगर 4 से करेंगे तो 92 आ जाएगा, ये तो 92 हो जाएगा, और 15 की अगर 17 से करते हैं तो 255 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 255 मैंने कैसे बताया कि 255 आएगा, यहाँ देखिए ये कितना था 17 था, और इन दोनों को मिला के क्या बन रहा 15 बन रहा था, तो 15 और 17 ये कहाँ तक हुआ 255 तक पहुंचा था, तो इससे ये समझ में आता है कि इनकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या 255 आई होगी, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 92 की मल्टीप्लाई 255 में कर लेंगे, तो वो अलग से करके इसमें लिख देंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ साइड में कर लेते हैं 255, और यहाँ क्या 92,
तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया। फिर यहाँ 9 पन्ने 45 और 9 पन्ने 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49, फिर 4 कैरी, 9 दूनी 18, 4 22, तो यहाँ 22 हो जाएगा। यहाँ 0, यहाँ 6 और यहाँ 9 4 9 5 14 का 4, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 2। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 23,460, यानी कि 23,460। ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 21 का ये चा पार्ट लगाएंगे। और चा पार्ट देखिए, जो ये क्वेश्चन है चा पार्ट वाला, इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आप इसको पहले से ही कई बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी क्वेश्चन ये आपसे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम कराए दे रहे हैं। वैसे मैं आपको ये √2 वाला शायद करा चुके हैं, और √2 √3 बिल्कुल सेम एक ही प्रकार से होना है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। भाई इसको पहले हमें परिमेय संख्या मानना होता है, तो परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या ए बटे बी हमें लेना भी तो पड़ेगा। तो ये √3 है, जहां जहां हम क्या मानेंगे कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। दोनों के दोनों कैसे हैं, पूर्णांक है। तथा ए व, ये ए है, ये व लिखा हुआ है, ए व बी कैसे हैं, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ठीक है, ये भी हमने माना है कि सह अभाज्य है। और क्या है, और जो बी है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये तो पूरी कंडीशन हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक, अब दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी कि ए अपॉन बी का होल स्क्वायर और यहाँ √3 इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ये लिख दिया हमने। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, a² अपॉन b², और यहाँ क्या 3 हो जाएगा। फिर जो ये b² है ना, यहाँ 3 के पास चला जाएगा। इसका मतलब a² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3b²। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे कि a² जो है वो 3 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, जब a² 3 से विभाजित है, इसका मतलब कि a भी तो 3 से विभाजित होगा। तो लिख देंगे कि अतः अतः लिखा है, ये ए भी 3 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक हो गया। अब कोई एक और संख्या मानते हैं इसमें, तो लिखेंगे माना कोई संख्या, हम कोई संख्या दूसरी मान रहे हैं। तो माना कोई संख्या a बराबर 3c, ठीक है, जहां पर c एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक है। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब a बराबर 3c जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर ये लिख देंगे। और समीकरण 1 हमारी क्या थी, ये है। ठीक है, तो a की जगह यहाँ पर क्या रखना है, 3c। तो क्या लिखेंगे, 3c का होल स्क्वायर। भाई a की जगह 3c रख दिया, और यहाँ क्या है, 3b का होल स्क्वायर। तो जब 3c का होल स्क्वायर करेंगे 9c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3 इस 9 को कैंसिल कर देगा, यानी कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ 3c² बराबर क्या हो जाएगा, b²। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिख सकते हैं कि b² 3 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, जब b² 3 से विभाजित है तो इसका मतलब ये है कि b भी तो 3 से विभाजित होगा। तो अतः b भी 3 से विभाजित है। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि 3a व b दोनों से विभाजित
है। अच्छा देखिए, इसमें ना हम ये कह सकते हैं कि जो बी है वो भी 3 से विभाजित है, और यहाँ ऊपर क्या था कि ए भी तो 3 से विभाजित था, ए भी 3 से विभाजित था। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये लिखा है कि 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं कि जो 3 है वह ए व बी दोनों से विभाजित है। जब ऐसा है, लेकिन हमने क्या माना था भाई, हमने तो ये माना था कि दोनों कैसी हैं, अब सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो वही लिखेंगे, परंतु हमने माना था कि ए व बी सह अभाज्य हैं। ठीक है, हमने यही माना था। तो जो हमारी यह मान्यता थी, हमारी यह मान्यता कि √3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। तो अब लिखेंगे कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी थी, परंतु हमने ये माना था कि ए व बी सह अभाज्य है। देखिए, यहाँ ऊपर हमने यही तो माना था कि ए व बी जो है वो सह अभाज्य है। अच्छा, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, समझिएगा, सहअभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनके फैक्टर आपस में कभी मैच नहीं करते सिवाय 1 के। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम यहाँ आपको लिख के समझाएं कि ये 7 और ये 9 आपस में सहअभाज्य हैं, तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि 7 का फैक्टर 7 × 1 होगा, जबकि 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 × 3 × 1। तो 1 के अलावा कुछ और क्या मैच हो पा रहा है? नहीं मैच हो पा रहा है, तो ये सह अभाज्य है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि यहाँ हमने बना लिया 8 और यहाँ हमने बना लिया क्या, मान लीजिए 12 बना लिया, अगर 8 के फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 2 हो जाएंगे। ठीक है, समझिए। और अगर 12 के फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 3 एक मिनट, 2 × 2 भाई, 2 × 2 × 3। ओके, फिर 2 2 नहीं 4 3 12। तो इसमें देखिए क्या 2 तो मैच हो रहा है, एक और 2 मैच हो गया। ठीक है, अब 1 भी तो फैक्टर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 फैक्टर लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 के अलावा अगर कोई और फैक्टर मैच हो रहा है तो उनको हम सहअभाज्य नहीं बोल सकते। ठीक, उनको हम क्या सहअभाज्य नहीं बोल सकते। सहअभाज्य किन्हें बोलते हैं? जिनके कोई फैक्टर मैच ना हो। जैसे हम ये कह सकते हैं 16, यहाँ 16 लिख दें, तो यहाँ हम 9 लिख दें, तो इनके फैक्टर आपस में मैच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 के फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे हो जाएगा, 4 बार लिखेंगे। 9 के फैक्टर हम जानते हैं 3 × 3, तो क्या इसका कोई फैक्टर मैच हो रहा है 1 के अलावा? भाई 1 तो यहाँ भी लिख सकते हैं, 1 तो यहाँ भी लिख सकते हैं। क्या 1 के अलावा कोई और फैक्टर मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार हमने ए व बी माना था कि सहभाज्य है, हमने ये माना था कि इसका कोई फैक्टर आपस में मैच नहीं करेगा। लेकिन नीचे हमने क्या सिद्ध कर दिया? नीचे तुमने सिद्ध कर दिया ना कि ये ए जो 3 है वो ए व बी दोनों से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 3 तो एक फैक्टर निकल के आ रहा है ना। जब 3 फैक्टर निकल के आ रहा है तो जो हमने वो मान रखा था कि सहभाज्य है वो तो गलत हो गया। जब वही गलत हो गया तो फिर हमने ये भी तो माना था कि परिमेय संख्या है, तो फिर वो भी गलत हो गया। जब यही गलत हो गया सहभाज्य है, तो फिर परिमेय संख्या जो मानना था वो भी गलत हो गया। फिर यहाँ क्या लिख देंगे कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसकी ना अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे घर में अच्छे से, ठीक है, तो ये सवाल आपसे बन जाएगा और 100% श्योर मैं कह सकती हूँ कि आप कर ले जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। क्वेश्चन पेपर में जब आप पेपर देने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक मैं अगले पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करूंगी। ठीक है, और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज नहीं समझ में आती किसी भी जगह पर, ठीक है, या आपको कोई क्वेश्चन अपने से पूछना है, ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपका उसको सॉल्यूशन बता दूंगी। ठीक है।